नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज न्यू ईयर स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई। मैंने ट्विन्स डिलीवर कराए, वो भी 18 साल बाद शादी के। 40 इयर्स की फीमेल को फर्स्ट साइकिल में कंसीव करी थी। एक बेटा एक बेटी हुआ। सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद मेरे सारे व्यूअर्स को जो मेरे वीडियोस देखते हैं और इतना विश्वास कर लेते हैं सिर्फ वीडियोस देख के कि आराम से प्लान कर लेते हैं यहाँ आने का और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं मुझसे। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी तरफ से जो बेस्ट हो सके वो मैं करूँ, बिकॉज़ IVF में कभी भी 100% गारंटी नहीं होती, बट टचवुड एंड थैंक गॉड कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। भगवान की कृपा से हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। तो जैसा कि एक पेशेंट ने रिक्वेस्ट करा बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, बिकॉज़ पेशेंट्स बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेंसी लेते हैं मुझसे, बट वो सारे इन्वेस्टिगेशंस भेज देते हैं मुझे, ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस, इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस, एक तो जिनकी ज़रूरत नहीं होती। तो 100 पता पड़ा मेरे पास पेजेस आ रहे हैं विदाउट एनी, जिसका कोई सेंस नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हमें कराने चाहिए। एंड मैं इस वीडियो के एंड में अपना पूरा वो डाल दूँगी, जिसमें कि मेरा मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है, मेरा फ़ोन नंबर। बट प्लीज़ उस पर कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको जो भी क्वारीज होंगी आपको जवाब दे दिए जाएंगे। अगर आपको मुझसे बात करनी है तभी आपको वीडियो कंसल्टेंसी के लिए कंसल्टेंसी फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी क्वारीज को जवाब दे दिया जाएगा। कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि हमारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कब कराने चाहिए। तो अगर एक फ़ीमेल हस्बैंड वाइफ की शादी को, मतलब एज जो है फ़ीमेल की वो 30 के ऊपर है या 30 के नीचे है, अगर पेशेंट की एज 30 के नीचे है और लगभग 1 साल से वो लोग बिना कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करे, चाहे वो कॉन्डोम हो चाहे वो विड्रॉल मेथड हो, बिना कुछ यूज़ करे वो लगातार 1 साल से एक दूसरे से रिलेशन रख रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो हमें बिल्कुल बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने ही चाहिए। और अगर 30 साल से ऊपर एज है तो फिर ज़्यादा वेट नहीं करना है। फिर हमें अगर 6 महीने हो गए हैं हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से मिलते हुए विदाउट यूजिंग एनी प्रिकॉशन, तो उनको अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करा लेने चाहिए। अब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में होता क्या है? बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में कुछ चीज़ें, 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जो मेन बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो पहला है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड तो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक एग्जामिनेशन की तरह कि यूट्रस कैसा दिख रहा है, अंदर की लेयर कैसी दिख रही है जिसमें बच्चा लगना है, कोई गांठ तो नहीं है, फिर ओवरीज कैसी हैं, कोई पाउच ऑफ डगलास में फ्लूइड तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, सिस्ट तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है। ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो कि अंदर से होता है उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो एक ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ हार्मोनल प्रोफाइल, जिसमें कि पेशेंट के सारे हार्मोन्स का पता पड़ जाता है, पेशेंट का AMH पता पड़ता है जो कि बताता है कि AMH कितना है, मतलब हमारे पास कितने एग्स बचे हैं, मतलब हमारे पास कितना रिजर्व है। और ये मैं बार बार बताती हूँ, मैंने AMH पे भी वीडियो बनाया हुआ है कि AMH ये बताता है कि कितने बचे हैं एंड लगभग थोड़ी बहुत क्वालिटी के बारे में बताता है। तो प्लीज़ जांचें कराने से डरिए मत, बिकॉज लाइफ में कभी भी सारे पेशेंट्स आके कहेंगे कोई दवाइयाँ दे दीजिए जिससे AMH बढ़ जाए। AMH बढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत लैब में वेरिएशन हो सकता है कि आपने कभी कराया इतना डिफरेंस आ गया, कभी कराया इतना डिफरेंस आ गया, बट AMH ये बताता है कि कितने बच्चे हैं और एक अमाउंट फिक्स होता है। लाखों की तादाद में होते हैं एग्स जब लड़की पैदा होती है, फिर जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं, मतलब करोड़ों में होते हैं पहले, फिर लाखों में पहुंच जाते हैं और हज़ारों में रप्चर होते हैं। तो ये जो रप्चर होते जा रहे हैं हर महीने, ये धीमे धीमे कम होते जाते हैं। तो AMH हमें यही बताता है कि हमारे एग्स बचे कितने हैं। उसमें और भी बाकी हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोलैक्टिन, जैसे थायराइड, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, DHEAS, इन सब का एक पैनल बन जाता है जिससे कि आपकी कंपैरेटिवली कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराने की। अदरवाइज़ एक एक अलग से हार्मोन करेंगे तो वो कॉस्टली पड़ता है, और इससे हमें सारी चीज़ें पता पड़ जाती हैं कि क्या हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में चल रहा है, तो हमें क्या ठीक करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम ठीक नहीं करेंगे और प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अबॉर्शंस होने के भी चांसेस होते हैं, और कई बार
ख़राब एम्ब्रियो बनने के भी चांसेस होते हैं, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि जब तक हमें हेल्दी बेबी नहीं मिले इट डजंट मेक एनी सेंस। उसके बाद हम आते हैं थर्ड जांच पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्यूब्स की जांच है। बहुत सारे तरीके होते हैं ट्यूब्स की जांच के, पर जो सिंपलेस्ट होता है, जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होता है, वो होता है HSG, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम। SSG भी होता है, सोनोसेल्पिंगोग्राम, लेकिन सोनोसेल्पिंगोग्राम थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, बिकॉज जो कर रहा है उसको जो दिख रहा है वही वो फाइंडिंग में लिखेगा। HSG में एक रिकॉर्ड होता है जो आपके पास रहता है, जो कि दूसरा कोई भी देख सकता है, मतलब कोई और डॉक्टर भी देख सकता है, आप भी देख सकते हो, तो इसलिए बेटर होता है HSG कराना। लैप्रोस्कोपी भी होती है, बट लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें तभी करनी चाहिए जब हमें HSG में कोई प्रॉब्लम आए या कोई सिस्ट नज़र आ रही है, जिससे हम संग में सिर्फ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी ना करें, हम संग में अगर उसमें कुछ ठीक करना है तभी करें। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हस्बैंड के पैरामीटर्स, बिकॉज पेशेंट्स को, हस्बैंड को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है कि हमारा तो सब कुछ ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ठीक और नहीं ठीक। क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेल्स में कमी होती नहीं है, पर अगर सीमेन में थोड़ी बहुत डिफिशियंसी है तो हमारा एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनेगा तो अबॉर्शन के चांसेस होंगे और प्रेगनेंसी ना आने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए, और हस्बैंड के रिपोर्ट्स में तो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने सीमेन दिया और चेक हो गया, और ब्लड दे दिया और चेक हो गया। उनको कुछ ऐसा नहीं करना कि कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर करना हो। तो हस्बैंड का टेस्ट तो सबसे इजी होता है, जो सबसे पहले होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, आप सबसे लास्ट में भी करा सकते हैं, लेकिन कराना ज़रूर है, क्योंकि थोड़ी बहुत कमी होगी, हम लोग मेडिसिन लिख देंगे, ठीक हो जाएगा। और जैसे फीमेल के तो एग्स हर महीने बन के टूटते हैं, मेल के पूरे 90 डेज मतलब 3 मंथ्स लगते ही हैं, तो हमें उनको मेडिसिन लंबे टाइम देना पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ अपनी जांचें कराने से बिल्कुल ना घबराएं। नाउ द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस फॉर इनफर्टिलिटी मैं पिन डाउन करती हूँ 4 इन्वेस्टिगेशंस को। 1 इज़ TVS, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि अंदर से अल्ट्रासाउंड होता है, जो यूट्रस और ट्यूब्स के लिए बेस्ट होता है और ओवरीज के लिए। सेकेंड इज़ HSG, थर्ड इज़ हार्मोन्स का प्रोफाइल, एंड फोर्थ इज़ हस्बैंड के रिपोर्ट्स। ये सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो गई। तो अब आप लोग प्लीज़ कोई भी मुझे रिपोर्ट्स भेजें तो देख के ये चारों रिपोर्ट्स ही भेजें। सारी ब्लड की प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, ये वो, प्लीज़ ये सब मत भेजिए। बाकी मैं इसमें वीडियो अटैच कर रही हूँ जिसमें मेरा नंबर है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। भगवान करे सबको 2025 में प्रेगनेंसी हो जाए और उनके ड्रीम्स फुलफिल हो जाए। थैंक यू, टेक केयर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी से। ये वीडियो में बार बार हर पेशेंट यही पूछता है, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, कैसे आपसे कांटेक्ट करना है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ जिससे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए, और मैं हर वीडियो के बाद इस वीडियो को अटैच कर दूँगी, सो दैट आपको ये जानकारी आराम से मिल जाए कि आपको कैसे आना है, क्या करना है। सबसे पहले थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय पेशेंट्स, जो मेरे पर इतना विश्वास करके इतनी दूर दूर से आ जाते हैं ट्रीटमेंट कराने। बहुत दूर दूर से, आउट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया। आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं लोगों की चीज़ें पूरी कर पाती हूँ, और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दूँ। बाकी तो देखो किस्मत होती है, आई कैन जस्ट डू माई लेवल बेस्ट। आपके हाथ में आपके कर्म है, मेरे हाथ में मेरे कर्म है। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो सबसे पहले मेरा जो सेंटर है वो सिर्फ झांसी में है, वीरांगना झांसी के नाम से अब स्टेशन का नाम है, जो कि आपको आराम से मिल जाएगा। ये जंक्शन है तो ट्रेन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, और स्टेशन से जो मेरा सेंटर है दैट इज़ अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स। बहुत सारे टेम्पोस, ऑटो सब मिलते हैं। मेडिकल कॉलेज के, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 के सामने करुआ जैन मंदिर रोड है। बस उस पर आप जैसे 2 नंबर गेट पे खड़े होकर आप देखेंगे ऑपोजिट साइड, तो आपको ऊपर बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रीति गुप्ता। तो आप आराम से आ सकते हैं, टेम्पो, ऑटो कुछ भी करके। एंड जो मेरे टाइमिंग्स हैं देखने के, वो 11 to 4 हैं, एक्सेप्ट संडे। अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ ऐसा है, तो आप पहले से व्हाट्सएप पे मैसेज करके संडे को आ सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करिए आप वीकडेज़ पे 11 से 4 के बीच में आएँ। एंड प्लीज़ पहले से अपॉइंटमेंट लेकर आएँ, बिकॉज कई बार इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल तो फिर आपको दूसरी ड्यूटी डॉक्टर से मिलना पड़ता है। इट्स बेटर, आई वॉन्ट कि आप यहाँ तक आ रहे हैं तो आप मुझसे ज़रूर मिलें। बाकी अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है
तो मैं आपको नंबर बता रही हूँ, बट प्लीज़ 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 नो कॉल्स ऑन दैट नंबर। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि देखो हर कोई फ़ोन करता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टॉक। एक नॉमिनल फ़ीस सिर्फ इसलिए रखी जाती है जिससे जो जेन्युइन हो वही बात करें, अननेसेसरी हर एक से बात कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो नॉमिनल फ़ीस होती है वो 500 रुपीज़ होती है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, अपने रिपोर्ट्स भेजेंगे, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा जिस पे आपको ट्रांसफ़र करने हैं और स्क्रीनशॉट भेजना है। एंड यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं, मेरा स्टाफ कोशिश करता है कि जिस दिन आपका स्क्रीनशॉट आ गया उसी दिन आपकी वीडियो कंसल्टेंसी पे बात हो जाए मुझसे। कभी कभी बाय चांस ऐसा होता है कि मैं किसी इमरजेंसी में हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट। तो अगर आपके पास मेरा वीडियो कॉल नहीं आए या मेरा स्टाफ आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं कराए तो आप प्लीज़ 5-6 घंटे बाद एक हेलो भेज दीजिए, बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स का होता है तो कई बार पीछे चला जाता है, या फिर आप नेक्स्ट डे फिर से एक हेलो भेज दीजिए। आई एम रियली सॉरी अगर कभी आपको वेट करना पड़ा हो बात करने के लिए, पर कोशिश मैं ये करती हूँ कि जिस दिन आ गया उस दिन मैं आपकी बात करा दूँ। जो नंबर है दैट इज़ 9235730222। तो आपको लेकिन इस पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है प्लीज़, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कोई 10:30 बजे, कोई 11 बजे, कभी मैं ओटी में हूँ तब फ़ोन करते हैं। सो प्लीज़ नो कॉल्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार।